मैं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। सदियों से चली आ रही जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जो विवाद चल रही है और उसमें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और अगर हम तारीख की बात करें तो तारीख था नवंबर का 9 2019 और दिन था शनिवार। एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसे न कोई भूलना चाहता है और न ही भुलाना चाहता होगा। जीत हुई है, राम मंदिर बन रही है और सभी हिंदू धर्म के लोगों में लेकिन एक काफी जोश है, उत्साह है। इसी के साथ अगर हम बात करें इससे कुछ साल पहले की, सन 1990 की, तो सन 1990 में देखा गया था कि गर्मजोशी और जिंदा दिली के साथ लेकिन दो भाई, कोठारी भाई राम मंदिर में गए थे। बाबरी मस्जिद में उन्होंने भगवा फहराया था और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और बाद में पुलिसी फायरिंग में उन्हें अपनी जान तक गुमानी पड़ी। आज काफी दुख हो रही है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी जी आज हम सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव न्यूज चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं कि अ, आपके भाइयों की जो सपने थे राम मंदिर बने और उन्होंने जिस तरीके से भगवा फहराया था और उसके बाद आज संपूर्ण रूप से तकरीबन 29 साल के बाद ये जीत जो मिली है और उसी की हंसी कहीं ना कहीं आज आपके चेहरे पर देखी जा रही है। आप क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समस्त देशवासियों को और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी एक धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा एक मौका मुझे दिया है। आज मैं अपनी आंखों से वहां देख पाऊंगी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने मेरे भाइयों के बलिदान को भी बहुत बड़ा सम्मान दिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरे भाइयों का बलिदान सार्थक हो गया, इस वजह से भी बहुत खुश हूँ। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आप बता रही हैं कहीं ना कहीं आपका वो प्रेम जो है, आपका स्नेह बिल्कुल दिख रहा है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस बीच बहुत सारे लोगों के लिए और काफी गिने चुने जो लोग हैं कोरोना महामारी की वजह से उनको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है और उसी आमंत्रण पत्र में लेकिन एक नाम आपका भी है। तो क्या आप जाने वाली हैं? बेशक आप जाने वाली होंगी और कितनी एक्साइटेड है, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त आपको? बिल्कुल, ये मेरे जीवन का सबसे सबसे महान क्षण है। मैं इसे कैसे मिस कर सकती हूँ, जिसके लिए हमने 30 साल तक खुली आंखों से एक मैंने आशा देखी थी, एक सपना देखा था कि मेरे भाइयों ने जिस का राम काज हेतु अपना बलिदान दिया है, वो कब पूर्ण होगा। मेरे माँ पिताजी दोनों इस दुख से रात दिन वो दुखी रहते थे कि मेरे बच्चों ने जिस राम का सेतु बलिदान दिया है, उस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कब होगा। तो आज जब आखिरकार वो पल आया है और मैं वहां खुद मौजूद रहूंगी, तो मैंने ये पल तो देखिए किसी भी तरीके से छोड़ने वाला नहीं था। मैम, अगर हम बात करें उस समय की जब आपके भाई दोनों निकले हुए थे, अयोध्या जा रहे थे बाबरी मस्जिद के समय पर, और 1990 का जब दौर चल रहा था, उस वक्त क्या आपकी उम्र क्या रही होगी या फिर जब वो घर से निकल रहे होंगे आपने आखिरी बातचीत क्या कही होगी? क्या माहौल था या फिर कैसे वो खबर आप तक पहुंची? अगर इन सभी के बारे में अगर आप बताएं तो। देखिए, ये 22 अक्टूबर का दिन था और दिवाली के भैया के दूसरे दिन ही वो यहाँ से निकले थे। और जाते जाते मैं आपको बताऊं कि दोनों भाई, पता नहीं क्यों उनको शायद अंदर से आभास था, तो वो दोनों बहुत भावुक हो रहे थे। और किसी भी आप बताऊं कि किसी भी कार सेवक के माता पिता वहां स्टेशन नहीं गए थे, किंतु इन दोनों का पता नहीं क्यों माँ पिताजी को इतना आग्रह कर रहे। छोटा भाई माँ को बार बार बोल रहा था कि आप चलिए स्टेशन, आप चलिए ना स्टेशन, किंतु
वो माँ पर मना कर रही थी कि रात हो गई, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप चलिए ना, चलिए ना, और आखिरकार जिद करके वो माँ को अपने साथ स्टेशन लेके गए। और बड़े वाले ने पिताजी को वहां से, यहाँ उस समय हम लोग बेट में थे और पिताजी उस समय बड़ा बाजार में थे, तो बड़े भाई ने बड़ा बाजार से पिताजी को लिया और उनको लेके वो स्टेशन पहुंचा। इस तरीके से वो दोनों ही माँ पिताजी के स्टेशन गए। जाते जाते तो 22 अक्टूबर को वो दोनों यहाँ से चले थे और उसके बाद उन्होंने बनारस तक के लिए ट्रेन ली थी। किंतु जब उन्हें ये पता चल गया कि बनारस में गिरफ्तारियां हो रही हैं, वहां उतरते ही स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो उनके जत्थे ने ये निर्णय लिया कि वो पहले उतर जाएंगे ट्रेन से। और वो लोग पहले ही उतर के फिर वहां से जो साधन मिला, गाड़ी मिली, उसके द्वारा वो फूलपुर तक पहुंचे। अच्छा। फूलपुर पहुंचने के बाद उन लोगों को पता चला कि आगे का कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं है, भी रास्ते से जाने नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरीके से जाने नहीं दिया जा रहा था। तो उन लोगों ने ये निर्णय किया कि अभी हम लोग जो है पगडंडियों के रास्ते से, खेतों के रास्ते से, क्योंकि अगर 4 लोग एक साथ भी चलते थे तो उस समय गिरफ्तार हो जाते थे। पुलिस चप्पे चप्पे को एकदम घेर के रखी हुई थी। तो उन्होंने पूरे जत्थे ने निर्णय किया कि हम लोगों को अयोध्या तो पहुंचना ही है। वो कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए उन्होंने पैदल का रास्ता पकड़ा और जंगल के रास्ते और आपके नदी को पार करना पड़ा उनको। वैसे में नदी के रास्ते, जंगल के रास्ते और वो खेतों के रास्ते से होते हुए 7 दिनों में वहां पर पहुंचे। 7 दिन। एंड मैं बताऊं कि वो जी 30 अक्टूबर को वो वहां पहुंचे हैं एग्जैक्टली। 30 अक्टूबर को जब वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कार सेवा शुरू हो चुकी है और वहां पर लोग मतलब मंदिर की तरफ लोग जाना शुरू हो चुके हैं। तो वैसे में वो दोनों भी वहां से सीधा मंदिर की तरफ पूरे अपने जत्थे के साथ वो चले गए। और मंदिर के पास पहुंच के जब उन्होंने देखा कि अशोक सिंघल जी के सर पर लाठी लगी और उनके खून बह रहा था, तो ये देख के वो उस समय का माहौल था, सभी कार सेवकों के दिलों में एक माने गुस्सा बोलिए, क्षोभ बोलिए, चाहे वो कुछ बोलिए, वो जोश जो आया, मेरे दोनों भाई एकदम फ्रंट में चले गए, वो दोनों एकदम आगे चले गए। और आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर बैरिकेड में पुलिस से झड़प की। पुलिस से झड़प होने के बाद जब वो बैरिकेड को पार करके आगे बढ़ गए तो वो दोनों सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वहां पर गुंबद में जाके और भगवा फहराया। और वो दिन उनका जब कामयाब हो गया तो वो दोनों बहुत खुश थे। वहां उन्होंने झंडा फहराने के बाद वो वापस नीचे उतर के आए और फिर एक सामान्य जैसे सब लोग वहां थे वैसे ही वो लोग भी अपना चल रहे थे। जी। आपको मैं बताऊं कि 2 नवंबर को उनके साथ जो घटना हुई है उसकी सृष्टि एक्चुअली उन्होंने आपको 30 अक्टूबर को ही कर ली थी। अच्छा। जब वो 30 अक्टूबर को कार सेवकों को रोकने में असफल हो गए तो उन लोगों ने ये प्लानिंग की कि अब इनको बदला लेने के लिए, क्योंकि उनका वो प्लान फेल हो गया था, वो वहां असफल हो गए, तो उन्होंने कार सेवकों के साथ एक बदला लेने के लिए 2 नवंबर की एक जो घटना उन्होंने अंजाम दी, उसकी उसी दिन उन्होंने प्लानिंग कर ली थी। जी। और 2 नवंबर को जब इन्होंने फिर से सांकेतिक कार सेवा का एक निर्णय लिया, क्योंकि दूरदर्शन और सब कोई पूरा झूठ दिखा रहे थे कि अच्छा। भाई वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सका। तो कार सेवकों में वो एक रोष था और उसके लिए उन लोगों को यह आदेश दिया गया था कि आप लोग कार सेवा करेंगे, आप राम धुन करते हुए आगे बढ़ेंगे, किंतु आपको कहीं भी कोई वाद विवाद झगड़ा कुछ भी नहीं करना है। जहां पर आपको बैठा दिया जाएगा आप वहां बैठ जाइएगा, आप बिल्कुल भी झमेला नहीं कीजिएगा। ऐसा ही उन्होंने किया भी। उन्होंने वहां पर जैसे ही वो वहां पर उनको बैठाया गया रामधुन करते हुए, वो वहीं बैठ गए और अचानक से उनके बैठने के बाद वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। आंसू गैस के गोले जब छोड़े जाने लगे उसके साथ साथ उन पर लाठियां भी बरसाई जाने लगी। और जब उससे भी लोग नहीं हटे
तो इन्होंने गोलियां वहां ताबड़तोड़ मारनी शुरू कर दी। और उन गोलियों की आवाज, चूंकि इतना शोर था कि वहां वैसे तो आवाज सुननी संभव नहीं थी, किंतु जब वो आसपास में लोगों को जमीन पर गिरते हुए देखा और खून निकलते देखा, तब इनको समझ में आया कि यहाँ गोलियां चल रही है। तो मेरे दोनों भाइयों ने भी बाकी कार सेवकों की तरह एक मंदिर में शरण ली थी। वो दोनों भी वहां चले गए थे एक मंदिर में। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक बाहर से आवाज आई, पानी पानी। तो मेरे छोटे वाले भाई को लगा कि लगता है कोई कार सेवक है जो मुश्किल में है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उसको वहां से कॉलर से पकड़ के खींच गया पुलिस के वेश में। मुझे तो लगता है वो गुंडे ही थे, यानी क्योंकि कि इस तरीके का काम पुलिस नहीं करती। यानी कि जो लोग पानी मांगने आए थे वो लोग कहीं ना कहीं पुलिस के लोग थे या फिर दूसरे लोग थे? मुझे जैसे यार के कुछ पत्रकार जो खड़े थे वहां पर, जो उस घटना के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने एक घटना बताई थी कि वो आपस में इशारा कर रहे थे कि इस घर में है। ऐसा इशारा भी उन लोगों ने आपस में किया था। और उनके साथ साथ उस घर में लगभग 10-11 कार सेवक थे। तो उन्होंने जब दरवाजा खुलवाया तो छोटे वाले भाई ने दरवाजा खोला, उसे खींच के तुरंत, और उन्होंने गोली मार दी। बरसा के वो उसे घसीटने लगे। जब वो उसे घसीटने लगे तब बड़े वाले भाई बाहर निकल के आए और बोले कि कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाई को। वैसे में उन्होंने उनके भी सर पे एकदम यहाँ पर गोली मारी गई थी। मतलब कहीं भी कानून कुछ भी नहीं था। आज आप कहते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल भी होता तो उसको पैरों तक गोली मारना अलाउड है, पर वहां कानून की पूरी धज्जियां उड़ा दी गई। और वो जो निहत्थे कार सेवक थे, कोई राम कार सेवक के अलावा उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था, वैसे कार सेवक को उन्होंने वहां पर गोली मार दी। उनको गोली मारते देख के एक प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जी थे, वो भी सामने आए। उन्होंने भी बोला कि क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों ऐसे गोली मार रहे हो, तुम्हें तो पांव से ऊपर गोली नहीं मारना चाहिए। ऐसा उनको भी पकड़ के वहीं पर मार दिया। ये सारी घटना वहां पर काफी पत्रकारों ने भी देखी थी। और मैं ये भी बताऊं कि मारने के बाद भी ये लोग उनको खींच कर ले जाना चाह रहे थे, किंतु ये हमारा सौभाग्य है कि उनको वो नहीं ले जा पाए। वहां पे आ गए थे, इतने इकट्ठे हो गए थे कि ये नहीं कर पाए कार्य। इसके बाद इस चीज की खबर जो है वो आप लोगों तक कैसे पहुंची थी फिर, कि वहां पे आपके दोनों भाइयों की हत्या हो गई है, इस तरीके से निर्मम हत्या हो गई है? और क्या फिर उनकी जो शव थी वो कलकत्ते आई थी आपके घर पर? नहीं, उनका शव कलकत्ता नहीं बुलाया था, क्योंकि मेरे दादाजी उन्हें अयोध्या जैसी नगरी जो मोक्ष नगरी कहा जाती है, तो ऐसा हुआ है उनके साथ। उन्हें वहीं हमें उनका अंतिम संस्कार करना है। हाँ, हमें ये खबर, देखिए 2 तारीख को घटना हो चुकी थी हमें। जी जी मैम, जैसे कि आप बता रही थी, और हमारे दर्शक जो भी अभी इस वक्त देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक ऐसी ऐतिहासिक और मार्मिक घटना, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राम मंदिर को जो हिंदू चाह रहे थे कि वो रामलला की ही जन्मभूमि है, और इसी की जो मांग में जो शरद और राम कोठारी दोनों भाई गए थे और शहीद हो गए, वो वहां पर समर्पित हो गए, और उनके कहीं ना कहीं छाप जो है वो अपने पीछे वो छोड़ गए हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी से, और पूर्णिमा जी जिस तरीके से आप बता रही हैं कि इस तरीके से फायरिंग में उनकी मौत हो गई है, उस वक्त आपकी उम्र अगर हम बात करें तो वो क्या थी? और जब आपके घर वालों को ये सब बात आपको पता चली, तब आप लोगों की हालत क्या थी, अगर आप बताएं तो? मेरी उम्र उस समय 19 वर्ष थी और मेरे दोनों भाइयों की उम्र 22 वर्ष थी। ये घटना जब हमें बताई गई थी, मैं 2 तारीख की शाम की बात कर रही थी। तो शाम को जब ये घटना बताने के लिए लोग घर की तरफ आए, हम लोग उस समय बेलूर में थे,
जो एक तरह से काफी अलग इलाका पड़ जा रहा था, जहाँ दुनिया का बाकी कोलाहल कुछ भी नहीं था। तो वहां पर जब अचानक से मेरे दो मामा जी आए, उन्होंने कहा कि हम यहीं आए थे, लिलवा आए थे, इसलिए आपसे मिलने चले आए। किंतु उस दिन मेरी माँ का और मेरा दोनों का दिल बहुत घबरा रहा था सुबह से। हम दोनों ही सुबह से बहुत अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, अनमनापन लग रहा था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था हमारा, न तो कुछ मतलब आपको बताऊं कि कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रही है, भूख नहीं लग रही है, इस तरह का एक सारे दिन का एक चल रहा था। तो माँ का मन तो पहले से ही पता नहीं क्यों घबरा रहा था, मुझे भी नहीं समझ में आया। वो माँ थी, उनका मन कह रहा था कि कुछ हो गया है। वो उन्होंने शाम को जब 8 बजे वो मेरे मामा जी और आए, तो उन्होंने उनको देखते ही पूछा क्या बात है, इस समय तुम लोग आए हो, कोई बात है क्या? तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम तो यहीं लिलवा आए थे, इसलिए आपसे मिलने चले आए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसे क्यों पूछ रही है? मुझे भी लगा कि माँ ऐसे क्यों पूछ रही है, इस तरीके से तो कोई भी आ सकता है भाई, रात के 8 ही बजे थे, कोई 10 तो बजे नहीं थे कि भाई आपके घर नहीं आ सकते कोई। तो ठीक है, वो मामा जी और बैठे हुए थे, फिर वो जाने की इच्छा जाहिर की है। तो माँ ने बोला रुको ना, ये भी पिताजी भी आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आने वाले हैं, आप रुक जाइए, अभी थोड़ा मिल के जाइए। और फिर पिताजी आए घर पे, तो माँ फिर उनका मुंह देख के बोल रही है कि आपका चेहरा इतना रोया हुआ सा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, आप क्यों रोए हुए से लग रहे हैं, क्या बात है? तो मुझे फिर वही लगा क्या बात है, मैं तो देखिए 19 साल की थी, कोई बहुत बड़ी तो थी नहीं। तो मैं भी बोली कि माँ आज क्या है, हर एक का चेहरा देख के इस तरीके से बोल रही है। और मैंने पिताजी ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए मुझे ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। जी। तो उसके बाद जब मतलब लगभग पिताजी आए और पिताजी को हम लोग ने खाना दिया, उन्होंने बहुत अनमने ढंग से ही खाना खाया। और फिर 10 बजे कुछ लोग और आए, तब मेरी माँ एकदम मतलब वो एकदम फट गई जिसको बोले। और उन्होंने बोला जरूर कुछ हुआ है, तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, क्या बात है? तब उनको ये सूचना दी गई कि भाई अयोध्या में गोलियां चली हैं, और लग रहा है कहीं ऐसा बच्चों को भी सुन रहे हैं कि कोई चोट वगैरह लगी है। तो माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ है, तुम लोग सीधा सीधा साफ साफ बोलो, किसको चोट लगी है, क्या हुआ है, तुम लोग बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो ऐसे ही बस सुन रहे हैं कि चोट लगी है और किसी को गोली लगी है एक को। तो वो जो बात थी, वो सारी बातें होते होते माँ अपने, सच कहूँ तो माँ अपने होश में नहीं रही। वो उसी समय वो मतलब अपने होश खो चुकी थी, और पूरी रात बीती, हम कैसे रात हमने बिताई मुझे भी नहीं मालूम है। मुझे भी नींद नहीं आई थी, और मैं रात को मुझे लग रहा था कि पता नहीं कोई अगर मुझे अभी अयोध्या जी को रात को खोज रही थी, वो मेरे से नहीं थे, वो हमारे फ्लैट में नहीं, वो नीचे कहीं उतरे हुए थे। तो मैं उनको खोज के मैंने निकाला और मैंने बोला कि पिताजी मुझे अयोध्या भेज दीजिए, भैया और को मेरी जरूरत है, मुझे उनके पास भेजिए। तो जिस तरीके से हम सुन रहे हैं और काफी भावुक भी आप इस वक्त हो चुकी हैं मैम, अगर हम बात करें कि आज 2 तारीख है और आज रात ढलते ही, लेकिन कल रक्षाबंधन है, भाई बहन का इतने बड़े प्यार का त्योहार का, और आप सिर्फ 2 भाइयों की एक इकलौती और प्यारी बहन थी, लेकिन आज आपके भाई जो है वो आपके साथ नहीं है, और 30 साल हो गए अपने भाइयों से दूर, इस तरीके से बिछड़ करके आप जो है, और राखी में आप कितना मिस करती हैं, कितनी याद करती हैं उनको? अगर अपनी मन की भावना को आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हाँ, प्रत्यक्ष रूप में वो मेरे साथ नहीं है अभी, वो मुझसे दूर है, किंतु भावनात्मक रूप में मैंने कभी उनको अपने से दूर नहीं समझा। और सारी घटनाएं आज भी उतनी ताजा है जैसे 30 साल हमारे लिए कहीं ठहर सा गया है। ये 30 साल का अंतर हमें समझ में नहीं आता है। और मैं
राखी में उनको मिस तो करती हूँ, उनकी तस्वीर पर राखी लगाती हूँ और भगवान से यही कहती हूँ कि ऐसे भाई मुझे हर जन्म में मिले। एक और बात है कि हाँ, मैंने अपने 2 भाइयों को खोया है, किंतु उसके बावजूद मैंने हजारों लाखों भाइयों को पाया भी है, जी। जो आज हर हर वक्त मेरे लिए खड़े रहते हैं और ये कहते हैं कि आपको कभी भी जरूरत हो हमें याद कीजिएगा। अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये जो जन्मभूमि का जो निमंत्रण मिला है, मुझे लाखों करोड़ों की प्रार्थना मिली है। मैंने मैं जिन्हें जानती भी नहीं हूँ या जो मुझे नहीं जानते, किंतु वो भी ये प्रार्थना कर रहे थे कि कोठारी बंधुओं के परिवार को निमंत्रण मिलना चाहिए। आज उनकी ये दुआएं मुझे मिली हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस तरीके से आप बता रही हैं और आप काफी भावुक भी हो चुकी है, आपकी शायद उस वेदना को हम उस तरीके से समझ ना पाए, क्योंकि जिस तरीके से आप उस चीज को महसूस कर रही हैं, हम सिर्फ सांत्वना तक दे सकते हैं आपको। अगर हम बात करें उस वक्त से पहले तक की, अगर हम बात करें आपके साथ, तो पहले आप लोगों के अगर कुछ सुनहरे पल जो आप भाई बहन साथ में बिताए हो और कुछ अगर याद पड़े तो कुछ बताइए। वैसे मैं कहूँ तो बचपन में ये लोग हॉस्टल में थे, तो लगभग 5-6 साल ऐसा था कि जब मैं 7 साल की तब ये लोग हॉस्टल में थे जी। और आए, तो हम भाई बहनों का थोड़ा सा ऐसा सहयोग रहा कि हमने मैंने बहुत जो उनके जाने तक का जो समय था उसमें काफी समय हमने अलग अलग भी बहुत बिताया। किंतु ये बोलूंगी कि दोनों भाई बहुत प्यारे थे और बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। उनका मैं थोड़ी जैसे शरीर में भारी थी, तो मेरे बड़े भैया को लगता था, वो हमेशा मोटी कह के ही बुलाता था, मतलब मोटी तुम थोड़ा ठीक हो जाओ। और कई तरह की यादें, अब मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, राखी किस तरीके से मनाते थे आप लोग? राखी मैं हमेशा, मेरे भाइयों को खाने पीने का बहुत शौक था और घर का बना हुआ, अच्छा। बाजार का वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद करते। और मैं जब थोड़ी सी समझदार हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई थी, मैं खाना वगैरह बनाती थी, तो मैं राखी में अपने हाथों से उनके लिए मिठाइयाँ ट्राई करती थी। मुझे उतना नहीं आता था, फिर भी मैं ट्राई करती थी। और रात को जैसे बना रही हूँ तो बोलते थे, अरे तुम कल सिर्फ राजस्थान देना, मिठाई आज ही खिला दो हम लोगों को। अच्छा। मेरे दोनों भाइयों को मिठाई बहुत पसंद थी, तो वो हंसते थे, बोले कल तुम सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा देके मुंह मीठा करवा देना, भी हम लोगों को खिला दो। और बहुत दिवाली में आपको बताती हूँ कि दिवाली भी ऐसी थी कि वो पटाखे वगैरह चलाते थे, मुझे भी ले जाते थे कि चलो तुम चलाओ पटाखे हमारे साथ। और कई तरह की यादें हैं। देखिए, हमने बहुत मैंने दुख भरे दिन भी देखे हैं जब मैं उनके साथ थी, और वो उनको बहुत स्ट्रांगली मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है। हम बहुत तकलीफ से आगे बढ़ के आए हैं और मेरे दोनों भाई बहुत कर्मठ भी थे। आपको मैंने बहुत बचपन से और हर काम को आगे बढ़ के करना। मैं आपको बड़े भैया की एक किस्सा बताती हूँ कि वो सिर्फ 15 या 16 साल का था और हमारे फैक्ट्री के लिए कुछ जरूरत थी, उस काम के लिए उसको पिताजी ने मुंबई भेजा और आने जाने की टिकट बनवा के भेजा कि बेटा ये तुम्हारा काम हो और नहीं हो, तुमको ये रवाना हो के आना है। अच्छा। उस समय मोबाइल का भी जमाना नहीं था, तो उनको ये भी कह दिया गया था कि तुमको एनी हाउ हर दिन एक फोन करना है, मुझे कहीं से भी करो। उस समय तो ये आपके वो लगता था, क्या लैंडलाइन, बोलते हैं उसको, एसटीडी। हाँ लैंडलाइन थी, और वो भी एसटीडी भी नहीं था उस समय। उस समय तो अलग तरीके से ही वो ट्रंक कॉल होता था। हाँ, जी। ट्रंक कॉल करते थे, तो वो मैंने उस समय का अलग तरीके का ही पूरा था। बिल्कुल। तो वैसे में भी वो 15-16 साल का लड़का, वो बिल्कुल बिना घबराए ऐसी एक मुंबई जैसी बड़ी नगरी में वो गया, यहाँ से कलकत्ता से, और जाके उसने काम भी किया।
उसने काम भी किया और वहां डेली पिताजी की आज्ञा अनुसार जैसा उसे बोला गया था कि डेली तुमको फोन करना है, उसने फोन भी किया और फिर सफलतापूर्वक वापस कलकत्ता भी अच्छे से आया। तो दोनों भाई बहुत कर्मठ थे और दोनों का एक अलग ही एक पता नहीं उनका जिसको बोला जाए कि एक अपने अलग ही व्यवहार था उनका। आपको मैं बताऊं कि यहाँ बंगाल में आप जानती हैं कि बंद बहुत होते थे पहले, जब तब कोई भी बंद कॉल कर लेता था। तो बेलूर से बड़ा बाजार बहुत दूर पड़ता है, काफी दूर पड़ता है, और वो फिर भी बेलूर से बड़ा बाजार वो शाखा आना है, संघ स्थान में जाना है, हमें शाखा लगानी है, चाहे कोई आए और नहीं आए, भले ही हम अकेले ही संघ स्थान पर पहुंचेंगे, किंतु हमें जाना है। तो वो वहां से बेलूर से 1 घंटा पैदल चल के आते थे और चल के आके वो बड़ा बाजार में शाखा करते थे। तो उनकी निष्ठा बहुत अलग ही थी। और ये भी एक किस्सा है कि आज जो जन्मभूमि में जाने का भी जो निर्णय था, तो संगठन ने ये कहा था कि हर परिवार से सिर्फ एक ही जन जाएगा। और पता नहीं इन लोगों ने कैसे अपनी जिद मनवाई, इन्हें सबने रोकने की बहुत कोशिश की। बड़े भैया ने बोला कि राम तो राम के काम में जाएगा, वो कैसे रुकेगा, और छोटे वाले ने बोला कि जहाँ राम जाएगा वहां लक्ष्मण जाएगा। ये कह के सबको निरुत्तर कर दिया इन्होंने। इवन घर में भी मैं बताऊं कि उस समय तो छोटे में शादियां होती थी, तो मैं 19 साल की थी और मेरी शादी फिक्स हो रखी थी। तो 13 शादी तो बोला भी उनको कि बेटा आप दोनों जन जा रहे हो तो शादी में मैं कैसे अकेला काम करूंगा, क्योंकि नवंबर में वो जा रहे थे, शादी एकदम सर पर आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग अपना काम पूरा करेंगे और जैसे ही ट्रेन चलेगी हम लोग वहां से निकल के आ जाएंगे और आने के बाद हम सारा काम कर लेंगे, आप एकदम चिंता नहीं कीजिए। और बस अब क्या बोलूं मैं। लेकिन जब वो गए और राम जी और लक्ष्मण जी जिस तरीके से जोड़ी थी, और ठीक उसी तरीके से राम और शरद की भी जोड़ी थी, जो राम और लक्ष्मण से ही प्रेरित कह सकते हैं हम। तो जिस तरीके से आप बता रही हैं कि आपकी शादी सर पर थी और वो गए फिर वापस तो नहीं आए, तो क्या फिर ऐसे ही यूं ही उनके बगैर ही फिर आपकी शादी हुई? कितनी उस टाइम याद आई आपको अपनी? देखिए उनके उनके बगैर तो करनी ही पड़ी शादी, किंतु मैंने उस समय शादी नहीं की थी, कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी। तो उसके बाद मेरी शादी 2000 में हुई, 2000 में हुई जी। अच्छा नेहा जी, मेरा वो भी कॉल आना शुरू हो गया है। बिल्कुल, हम एंड कर रहे हैं, हम बस इसको एंड ही कर रहे हैं मैम। मैम इसी को, इस क्रम को अगर हम खत्म करते हुए अगर कहें कि जिस तरीके से राखी तो कल है और भाइयों के तरफ से, लेकिन आपको बहुत बड़ी अमूल्य एक तोहफा मिल रहा है इस वक्त कि राम मंदिर आपके आंखों के सामने बनने वाला है और आप स्वयं वहां पर जाएंगी, तो कितनी खुशी और प्रसन्नता आपको महसूस हो रही है, अगर इसके बारे में अगर आप हमें बताएं, और खुद साक्षात आप वहां पर जा करके अपने आंखों से देखेंगी अपने भाइयों के सपने को पूरा होते हुए। तो ये हमारे जीवन की सबसे है। और मैंने के जब की कोई दिवाली, मुझे बहुत मन में संतोष और मन कर रहा है कि ही बनाऊं जो मैं ना कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी खुशी है। और वही साथ जैसे दिवाली नहीं, और आज मुझे सच में वो मन कर रहा है कि मैं वैसी दिवाली मनाऊं। मैम लास्ट में इस कार्यक्रम को हम खत्म करते हुए आपसे बस सभी देशवासियों के लिए कहें अगर, तो क्या संदेश देना चाहेंगी कि क्या इस वर्ष, मतलब जिस तरीके से जन्मभूमि हो रही है, पूजन हो रही है, भूमि पूजन, जिस तरीके से कहा जा रहा है दिए जलाइए, आप लोगों से संदेश देते हुए क्या कहेंगी? मैं सबसे एक ही प्रार्थना करूंगी कि हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है
और 500 वर्षों का कलंक हमारे सर से हट रहा है। ये सच में हमारे लिए तो मैंने राम जी स्वयं घर पधार रहे हैं, इससे कहीं भी कम नहीं है ये घटना। तो मैं सबसे यही सलाह कि जरूर इस दिन को 5 अगस्त को हम उत्सव के रूप में मनाएं, एकदम घरों में दिए जलाएं, पूजन करें और प्रसाद बांटे, सब अपना मुंह मीठा करें और अपने आसपास अपने स्वजनों को सबको इसके लिए प्रेरित करें। ये मेरा संदेश रहेगा सबको। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने अपने समय में से हमें दिया। और इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे कोठारी ब्रदर्स यानी कि शरद कोठारी और राम कोठारी जी की इकलौती बहन, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी, रूबरू हुई थी, और उन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जिस तरीके से राम जन्मभूमि में कहा जा रहा है कि एक दिया आप जरूर जलाइए, मैम भी आह्वान की है, और हम सभी हिंदुत्व होने के नाते एक दिया आज आप सभी जो है 5 अगस्त को अवश्य जलाइएगा और एक छोटी सी दीपावली अपने अपने घरों पर आप मनाइएगा और मुंह मीठा अवश्य कीजिएगा। मैम से भी विदा लेते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।